आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। माफ़ कीजिएगा, 2 वीडियो में मुझे ख़त्म करना था, लेकिन जो कि 1100 प्रश्न थे और मैं हर प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता था, इस वजह से मुझे 3 वीडियो बनानी पड़ी। लेकिन आज ये तीसरी वीडियो में आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब आपको इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में पढ़ के नहीं जाना है। आप पूरी बुक पढ़ लीजिए, पूरी बुक को भी मैंने पढ़ा रखा है, एम लक्ष्मीकांत का शॉर्टेस्ट नोट्स। बट आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ये जरूर देख के जाइएगा ये तीनों वीडियो को, चाहे आप पीसीएस का दें, आरओ का दें, एपीएस का दें या यूपी का, ना कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो पॉलिटी का 80 से 90% प्रश्न सिर्फ यहीं से आता है, क्योंकि ये 30 साल का प्रश्न है। यही मैंने टॉपर्स कोड पे एग्ज़ाम के तौर पे टेस्ट सीरीज़ बना के डाल रखा है। तो ना कुछ गलत है ना कुछ सही है, बस एग्ज़ाम में पास होना हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां कल मैंने छोड़ा हुआ था। 1 बाय 1 हर प्रश्न को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ज़रूरी ये नहीं कि आप इस ऑप्शन को रटें, ज़रूरी ये है कि ये नीचे जो व्याख्या है ना, ये बहुत ज़रूरी है। यहीं पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न हो सकता है यहाँ से आ जाए या व्याख्या से आ जाए। ये गारंटी है, आएगा इन्हीं दोनों में से, या तो प्रश्न आएगा या उसकी व्याख्या का कोई प्रश्न सीधे सीधे ना आके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। मेंडामस। मेंडामस का मतलब होता है किसी भी सार्वजनिक संस्था या अर्ध सार्वजनिक संस्था के लिए जारी किया जाता है। मेंडामस याद रखिए, कौन सा? मेंडामस। अगला आ जाइए, निम्न में से किस रिट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जाता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार समक्ष नहीं है। मतलब आप विधिक रूप से इसके ऑथराइज्ड नहीं है। क्यू वारंटो याद रखिएगा, ये क्या है? अधिकार परीक्षा। मतलब आपने किस अधिकार से ये काम किया, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो आप मुझे बताइए कि विथ विच, मतलब किस अधिकार से। क्यों वारंटो, किस जगह से, किस कारण से आपने ये काम किया। किन रिटों में नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। परमादेश। परमादेश का मतलब याद रखिए, रिट के अंदर नैसर्गिक न्याय की ओर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2-3 बार आ चुका है। 1992 पीसीएस से शुरू हुआ था लेकिन बार बार आया। किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय, मतलब जब सुपीरियर कोर्ट अपने डाउन वाली कोर्ट को या अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट को कौन सा लेख जारी करती है? प्रतिषेध। प्रतिषेध याद रखिए, स्टे ऑर्डर जो बोला जाता है। अगला, किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? ये है संविधान की धारा 348 द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आ चुका है, 1-2 बार नहीं। देखिए, ये पुराने पीसीएस में आया है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पीसीएस गलत। ये यूपी पीएससी का प्रश्न है, तो यूपी पीएससी में कुछ भी हो सकता है, चाहे जे हो, चाहे प्री हो, चाहे एई हो, चाहे लोअर हो। देखिए, कभी लोअर मेंस में आया है, कभी कुछ में आया। तो आप इसको ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए। मैंने बोला ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हर प्रश्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से यहाँ से जुड़ा होगा, इससे बाहर नहीं आता। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो संसदीय अधिनियम द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल 124 कहता है कि उच्चतम, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद उच्चतम न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। ये किसके अंतर्गत है? ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी भी उसमें 15-20 वीडियो बाकी हैं, लेकिन उसी में मैंने आपको पूरा न्यायालय पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने बता रखा है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अलग अलग अपीली क्षेत्राधिकार, अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं, उसकी शॉर्टेस्ट तरीका भी बता रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, याद रखिए। दूसरा, भारतीय संविधान उधार से भरा हुआ थैला है। याद रखिए, सही दोनों है। ये भी किसी व्यक्ति ने कहा है कि भारतीय संविधान उधार से भरा हुआ थैला है, क्योंकि अलग अलग देशों के संविधान से यहाँ पे चीज़ें, मौलिक अधिकार कहीं से लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप कहीं से लिया गया, संविधान संशोधन कहीं से लिया गया, तो ये क्या है? उधार से भरा हुआ थैला। ये सही बात है। और भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, ये भी सही बात है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों एक दूसरे को, मतलब देखिए, इस टाइप के प्रश्न में आपको याद रखना है कि दोनों बात एक दूसरे की समर्थक हों, दोनों बात एक दूसरे से सही भले हों, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी दोनों आप सही करेंगे। यूपीपीएससी का ये कॉन्सेप्ट है। एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर व्याख्या कर रखी है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वो क्या है? आर्टिकल 21। याद रखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
ठीक, आपको ये पता होगा कि इस आपातकाल में भी आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों की अलग से तैयारी और अलग से जानकारी होनी ज़रूरी है। हो सकता है ये सिंगल प्रश्न बन के आ जाए, या दोनों आ जाए, या अलग अलग प्रश्नों में आ जाए। तो भारतीय नागरिकों के यहाँ पे 2 कथन हैं, 2 सेंटेंस है, सेंटेंस आर। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक बढ़िया स्थिति में है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी करता है, बल्कि उच्च न्यायालय जो है वो किसी भी चीज़ पे रिट, दोनों चीज़ सही बात है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ किस बात के लिए रिट जारी कर सकता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आप या तो हाई कोर्ट जाएंगे या तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक बारे में रिट जारी कर सकता है, किसके बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। लेकिन हाई कोर्ट किसी भी मामले में रिट जारी कर सकता है। तो ज़्यादा शक्ति किसके पास है, किस मामले में, रिट जारी करने के मामले में। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, लेकिन अगर रिट जारी करना हो तो उस मामले में, रिट का मतलब कोई ऐसी चीज़ जैसे किसी के जैसे मौलिक अधिकारों का ही हनन हो रहा हो तो उसके लिए वो रिट जारी कर सकता है। ठीक, तो याद रखिए रिट जारी करने में हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। इस हिसाब से इसका कथन दोनों सही और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। याद रखिए रिट जारी करने की शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत हैं। यहाँ पे भी 2 कथन हैं। देखिए, यही प्रकार के प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करिए। इस टाइप के प्रश्न किससे संबंधित हैं, ये प्रश्न आएंगे पॉलिटी में, तो तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे। तो उसको अच्छे से पढ़िए, मैंने पूरी नोट्स बना रखी है, आप उसको देखिए। संविधान के क्षेत्र की निश्चितता एवं विस्तार में वृद्धि भारत में हुए न्यायिक निर्णयों के कारण हुई है। ठीक, और दूसरा है भारत में न्यायिक निर्णयों ने संविधानिक प्रावधानों की परिभाषा व्याख्या की है। बिल्कुल, न्यायिक निर्णयों ने संविधान की व्याख्या ही कर रखी है। दोनों सही है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगला आ जाइए, अगला प्रश्न लगभग सेम है। अंडमान निकोबार उच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियां। अंडमान निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय में से एक का अधिकार है, कलकत्ता का अधिकार है। ये मैंने आपको बता रखा है, बहुत ज़रूरी है। करेंटली 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। पूर्वोत्तर की वो 4 राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी हाई कोर्ट के, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है कि कौन कौन से हाई कोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब जिनमें एक से अधिक राज्यों का क्या आता है, क्षेत्राधिकार जिसमें आता है। तो वो कौन है, याद रखिएगा, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल। असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, ये चारों आते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। निम्न में से भारत में से एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल कभी नहीं करता, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 आर्टिकल के तहत। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। परामर्श, जबरदस्ती, ये परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक, निम्न में से कथनों पर विचार करिए। 4 कथन दे रखे हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के पास विधि से संबंधित किसी प्रश्न पर परामर्श, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय किसी भी चीज़ पे विधि से संबंधित परामर्श दे सकता है, ये उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। तो पहला सही है। सामान्य विधि से संबंधित अपील संबंधी अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदत्त है, नहीं भाई, गलत। तीसरा, प्रलेख जारी करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा क्षेत्रीय का अधिकार। मैंने बताया कि रिट जारी करने की शक्ति ज़्यादा किसके पास है, हाई कोर्ट के पास, क्योंकि वो किसी भी मामले में रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के बारे में रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे 2 गलत हो गया, तो क्या नहीं होगा, घुमा फिरा के एक ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला आ जाइए, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय निर्दिष्ट किया जाता है। ये क्या है, कुल मिला के 226 के तहत रिट जारी करता है हाई कोर्ट। ठीक है, अगला आ जाइए, कुछ आर्टिकल कुछ अनुच्छेदों के बारे में बता रखा है। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे, तो सीधे सीधे आर्टिकल 217 किससे संबंधित है, आर्टिकल 217 किसके संबंधित है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 217। और जो आर्टिकल 214 है वो उच्च न्यायालयों को गठन से संबंधित है, तो ए का 4 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे बी है। देखिए, इस तरीके से शॉर्ट आउट आप आराम से कर सकते हैं और आपको गलती भी नहीं होगा। देखिए, आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए, ये सही है। 217 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, आप ऐसे रटिए, ज़्यादा सही है। 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति। 214 क्या कहता है, गठन के बारे में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 214। 215 क्या कहता है, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 216 क्या कहता है, उसके गठन के बारे में। ठीक, तो 214 कहता क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये 214 कहता है।
मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, सॉरी उसके लिए। इस समय भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक, ये उच्च न्यायालयों से संबंधित सभी चीज़ें की मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा आंतरिक रूप से विनिश्चित करेगा कि राज्यों के उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा भारत का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। याद रखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो आर्टिकल 241 के तहत। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में चारों में से कोई आर्टिकल आ सकता है। देखिए, ये RO का प्रश्न है, तो ये आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आर्टिकल रटे। जब आप लिख रहे होंगे या नोट्स बना रहे होंगे तो चारों आर्टिकल लिखिए। जैसे आर्टिकल 240 क्या कहता है? संविधान के जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसमें आर्टिकल 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 41 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, तो ये इंपॉर्टेंट है 241। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239। अगला आ जाइए, अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसके बारे में मैं पूरी वीडियो बना चुका। आर्टिकल 233 से शुरू होता है क्या? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब हाई कोर्ट के नीचे वाली जो कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, या मुंसिफ जज वाली जो कोर्ट होती हैं। तो इसके बारे में 2 कथन है। उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा, केवल, आप एग्जाम में इस चीज़ों से हमेशा बचिएगा। किन चीज़ों से हमेशा बचिएगा? जहां केवल, एक्सट्रीम चीज़ कोई भी सही नहीं होती आमतौर पे। उनकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन किसके सलाह से की जाती है? उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदस्थापना उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संदर्भ में अधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय से संपर्क करेगा। याद रखिएगा। लेकिन राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसकी नियुक्ति का ये है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति होता है PCSJ के थ्रू। ठीक है ना। अगला जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोनों का काम करते हैं नियंत्रण में। याद रखिए, जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश का काम करते हैं किसके नियंत्रण में? राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत में। पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सत्य है? 2 कथन दे रखा है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 में की। बिल्कुल, ये एकदम सही है। इससे वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है, ये भी एकदम सही है। दोनों एकदम सही हैं, दोनों एकदम सही हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मैंने बताया राज्यपाल करता है। किसकी सहायता से करता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। अगला, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय के कार्य पद्धतियों का कार्य करती है? उत्प्रेषण। ठीक है। अगला आ जाइए, लोकल बॉडी। यहाँ से कम एक प्रश्न जरूर आएगा, और अधिकतम 2 से 3 भी आ सकता है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। इस पे मैंने पहले वीडियो बनाया था, 2 वीडियो बनाया था, वो दोनों वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो दोनों वीडियो से आपको एक प्रश्न जरूर दिख जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, फिर आप मुझे एग्जाम के बाद धन्यवाद ही कहेंगे, क्योंकि 10-10 मिनट की 2 वीडियो हैं, दोनों में से एक प्रश्न आएगा वहाँ, और इसको मिला दीजिए। तो ये क्या है प्रश्न? पंचायती राज का विकास। भारत में राज्य संस्थाओं में महिलाओं की आरक्षित सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? याद रखिए, इसका प्रावधान संविधान के 243D3 में किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण संविधान के आर्टिकल 243D3 में ही किया गया है। देखिए, डी का मतलब घ, चाहे घ लिखे चाहे डी लिखे, दोनों एक की बात है। ठीक है। अगला, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई? तो राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाई गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश द्वारा लागू किया गया। निम्न में कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था? फिर वही बात, सेम चीज़, पुरानी बात हो गई। राजस्थान। कौन सा उत्तर प्रदेश पंचायतियों के स्रोतों का अपवाद है? याद रखिए, जो अपवाद है, पशु का कोई अपवाद नहीं है। पशु का, भवन का, स्थानीय व्यापार का, सबका कर जो है इसमें अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश में। कौन सा में से एक कथन सही नहीं है? तो याद रखिए, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत का सीमा क्षेत्र एक है, नहीं, अलग है। ग्राम पंचायत न्याय पंचायत का क्षेत्र जो है वो अलग अलग होता है। ग्राम पंचायत व ग्राम सभा एक जैसी हैं, लेकिन न्याय पंचायत जो होता है, देखिए इन शॉर्ट, ग्राम पंचायत और मतलब दोनों अलग अलग हैं, एक लाइन में समझिए तो। पंचायती राज संस्थाओं में मतलब ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत दोनों में अंतर है, दोनों के क्षेत्र डिफरेंट हैं। ठीक है। इसका प्रावधान, इससे संबंधित एक प्रश्न है कि इसका प्रावधान संविधान के, फिर ये क्या है, ये किसके बारे में? महिलाओं के लिए आरक्षण। तो इसलिए आप याद रखिए, महिलाओं से संबंधित आरक्षण के प्रश्न आजकल बहुत आ रहे हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही महिलाओं के आरक्षण संबंधित एक बिल पेश किया है, तो आपको पता होगा कि ये आपको रट लेना चाहिए, 243D3। ठीक, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 के प्रभावी नहीं होगा। ठीक, तो इसमें केवल एक सही है, क्या है? ये आप रट लीजिए, 243D।
243D महिलाओं का आरक्षण से संबंधित है। अब ये समिति आपको पूरी रटनी है, इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक कैसे सारे समितियों के आप रटेंगे मैंने पहले बना रखा है, जो 2-3 महीने पहले, वो वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957, फिर अशोक मेहता समिति 1977, फिर सिंघवी समिति 86, फिर 88 थंगुन समिति। ये चारों किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अनुसूची पंचायती राज से संबंधित कौन सी है? तो 11वीं अनुसूची। 2 अनुसूची हैं कि 11वीं एक 12वीं। 11वीं पंचायती राज से और 12वीं है नगर पालिका से संबंधित। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता जी को, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता जी को। भारत के संविधान के अंतर्गत कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य तब निर्वाचित हो सकता है जब उसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी हो। पंचायती राज निम्न समितियों पर इसमें विचार करिए। इन्हें हमें एक रेंज में सेट करना है। तो सेम चीज़ देखिए, एक ही प्रश्न को दोबारा, बस आप इसमें एक नया याद रखिए कि सिंघवी के पहले राव, GV राव समिति थी, ठीक है। कौन सी समिति सही सुमेलित है? यहाँ पे आप देख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। फिर भी आपको समितियों से संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए और ये जरूर रट लीजिएगा। सबसे पहला बलवंत राय मेहता कहाँ दिख रहा है? सबसे पहले दिखेंगे बलवंत राय मेहता, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के बारे में। संथानम समिति किससे है? सेंट्रल सतर्कता, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना से लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, संथानम समिति के तहत सतर्कता आयोग बनाया गया। अगला GV राव सहित में पंचायती राज में ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन की समीक्षा हुई। बलवंत राय मेहता जी का हो गया। दंतेवाला में ब्लॉक स्तर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक स्तर पर नियोजन से संबंधित है दंतेवाला। अशोक मेहता जी ने क्या कहा? द्विस्तरीय, 3 की बजाय द्विस्तरीय, लेकिन बलवंत राय जो BR मेहता थे उन्होंने 3 स्तरीय कहा था। थंगुन समिति ने क्या कहा? पंचायती राज को मजबूत करने का जोर दिया। और गाडगिल समिति किससे है? पंचायती राज से ही है, लेकिन कुछ और है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किसमें है? DPSP में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? याद रखिए, पंचायती, और इसको सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विकास में जनभागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, याद रखिए, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से संबंधित है ये। पंचायती राज 73वां संविधान त्रिस्तरीय में क्या क्या शामिल है? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, ठीक। अगला जाइए, प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर किया जाएगा, ठीक। और ये तो सही, गलत बात नहीं है, सही बात है। उस राज्य में मध्यवर्ती स्थान पर पंचायत का गठन नहीं होगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख तक है। तो ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित शायद नहीं है। तो ये देख लीजिए, ये सामने दे रखा है, एक बार मैं फिर से पढ़ के बता दूं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया। 24 अप्रैल 1993 के संविधान अधिनियम 92 में प्रवर्तित हुआ। याद रखिए, 24 अप्रैल को क्या हुआ? प्रवर्तित हुआ। 9 में पंचायत को शामिल किया गया उन राज्यों को छोड़कर जिनकी संख्या 20 लाख से कम हो जनसंख्या, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर की त्रिस्तरीय लागू की गई, ठीक है। 20 लाख से कम को थोड़ा रिलैक्स, वहाँ पे 2 स्तरीय करने को ही कह दिया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? जिला योजना समिति जनपद की विकास योजना का प्रारूप तय करती है, सही बात है। जनपद योजना की संरचना राज्य विधायिका द्वारा की जाती है, ये भी सही बात है, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये बोल के पढ़ा दे रहे हैं दी हुई चीज़ को। बिल्कुल मैं बोल के ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मैं रटा सकूँ। आप जब आंखों के सामने इसका प्रिंट PDF ले लीजिए तो मेरी जो वीडियो है इसको आप लगातार सुनिए। आपको जो 2 घंटे में रटना होगा वो जल्दी रट जाएगा, क्योंकि देखिए सुनने से चीज़ें ज़्यादा तेज रटती हैं, ठीक। और सामने है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग सा पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको घुमा फिरा के ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, सब इसी से आएगा। अगला आ जाइए, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। याद रखिए, राज्य निर्वाचन आयोग किससे संबंधित है? 243 के और 246 ZA के द्वारा निर्वाचन आयोग में समाहित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज का इलेक्शन कौन कराएगा? कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। अगला आ जाइए, नेक्स्ट। ये प्रश्न सेम है पहले वाले की तरह। भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ये प्रश्न एक बार पीसीएस 2022 में या 21 में आया था कि लागू कब से हुआ था। बहुत लोगों ने गड़बड़ कर दिया, लोगों ने 92 समझा, लेकिन क्या लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। भारत की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, ये आपको याद रखना चाहिए। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? स्थानीय स्वशासन। निम्न में से कौन पंचायतों की आय का साधन नहीं है? कृषि पर आय, ये पंचायतों की आय का साधन नहीं है। याद रखिए। अब क्या क्या साधन है ये देख लीजिए पहले। ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत क्या हैं? ऐच्छिक दान, उपहार, संपत्ति, जानवर, वाहन, जबकि कृषि वाला इसमें
नहीं है। कृषि का स्रोत किसका है? राज्य सरकार का है वो, ठीक है ना। अगला आ जाइए, इसका चुनाव कौन लड़ सकता है? जो 21 साल की आयु पूरी कर चुके हों, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, ठीक है, ये दोनों अर्हता है उसके लिए। पंचायती राज में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम खंड और जिला स्तर पर सुशासन संरचना। याद रखिएगा, जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पे क्षेत्र पंचायत का गठन। बीच वाला पार्ट मत करिए, कोई बात नहीं, चल जाएगा। पंचायती समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ये आप लाइन याद रखिएगा। पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद की गई है। पंचायत समिति के सदस्य क्या है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है? पंचायत के प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से, ठीक है। अब ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। ये क्या है? चुनाव कब होने चाहिए? मान लिया अभी गिर जाए और ये हो जाए वो हो जाए, तब में चुनाव कैसे किया जाता है, ठीक है। कहिए तो मैं पढ़ दूँ, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 243 अंग में पंचायतों की अवधि का वर्णन है। प्रत्येक पंचायत उसके पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष चलना है, लेकिन याद रखिए इससे पहले भी विघटित हो सकती है। उस 5 वर्ष की अवधि से समाप्त से पहले यदि कर दी गई तो विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर निर्वाचन होने चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष की अवधि समाप्त अगर 6 महीने बचा हुआ है, जैसे देखिए 5 वर्ष का पूरा टेन्योर है, सिर्फ 6 महीने बचा है, तब चुनाव मत कराइए, ठीक। याद रखिए 5 साल का टेन्योर होता है एक पंचायती राज का, उसमें 5 साल में अगर आखिरी 6 महीने बचा हो तब वो गिरती है तो आपको चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके पहले गिर जाती है तो हर 6 महीने में आपको चुनाव कराना मैंडेटरी है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत चुनाव कराने का संदर्भ है राज्य सरकार, ठीक। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन किया करता है? राज्य सरकार। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के पंचों द्वारा होता है। अगला आ जाइए, पंचायत एवं नगर पालिका के संबंध में कौन सा है? तो याद रखिएगा 1993 में लागू हुआ था, 93 में, ठीक है। कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? प्रधान निर्वाचित होते हैं और पंच प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। पंचायत, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, प्रधान और पंच। अगला, पंचायती राज पंचायती राज का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गलती से भी इसको हल्के में मैंने बढ़ा दिया, लेकिन आप इसको हल्के मत लीजिएगा। प्रधान और पंच सिर्फ 2 जो हैं वो जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकासमूलक, मतलब कुल मिला के विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। अगला आ जाइए, पंचायती राज से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त से प्रभावी हुआ? नहीं, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। अगला आ जाइए, ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक। इनमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अधिकरण भाग 10 में नहीं है। अधिकरण कौन से भाग में है? भाग 14 में है। ये आपको पता होना चाहिए। अधिकरण 14A में है शायद ना। 14 में 2 चीज़ हैं, एक तो लोक सेवा आयोग है, उसके बाद शायद अधिकरण भी, ऐसा कुछ है, लेकिन ये 10 नहीं है, ठीक। 14A में है, ये देख लीजिए अधिकरण, ठीक। निम्न में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास योजनाओं की सक्रिय भागीदारी, ठीक है। ये सब प्रश्न यहीं से आते हैं। मतलब ये जो आप देखते हैं ना 2-2 ऑप्शन वाला, इसका मतलब जो यूपीपीएससी में आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी होना चाहिए आदमी को। यूपीपीएससी के एग्जाम्स में अगर पॉलिटी से प्रश्न आता है तो 2-2 ऑप्शन वाइज आएगा, उसी में सही गलत पूछेगा, तो आपको डिटेल जानकारी होनी ज़रूरी है। और सब्जेक्ट से ऐसा नहीं, जियोग्राफी में भी थोड़ा बहुत ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक है। आजकल ऐसे प्रश्न यूपीपीएससी में ज़्यादा आ रहे हैं। अगला, स्थानीय स्वशासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? संविधान द्वारा। अगला, संविधान के पंचायतों में महिलाओं की 1/3 की गारंटी कौन देता है? आर्टिकल 243 घ। मैंने बोला ना 243 D3 बोला था ना, वो याद रखिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसको कहते हैं? ग्राम सभा को कहते हैं। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू वो कौन थे? बलवंत राय मेहता साहब थे, ठीक है। बलवंत राय मेहता से संबंधित कई प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब क्या है, कौन से भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में शामिल है? जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है, ये तीनों शामिल हैं। निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो सिंघवी समिति है, मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति, ये PN राव समिति नहीं से संबंधित है। एक और प्रश्न, स्थानीय स्वशासन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, केंद्रीय विकेंद्रीकरण है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। एक बार मैं फिर से बता दूं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक स्थिति दी गई। पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य वित्त आयोग, याद रखिएगा, ये क्या है फिर से मैं बता दूं, वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्रीय सहकारी को, ये सब सही है। ये जितने भी हैं, चौथा छोड़ के राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर नहीं किया जाता, बाकी सब सही है। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार
ये पढ़ लीजिए, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। पंचायत विधि अधिनियम 1994 का है, जो पिछले उत्तर प्रदेश पंचायत चला जिला पंचायत 1961 का संशोधित रूप था। ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या 2000 तथा क्षेत्र पंचायत के लिए 50,000 निर्धारित है। तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित क्या है? पंचायती राज। 3 लेवल का, 3rd लेयर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे ऊपर सेंटर, फिर राज्य, फिर तीसरा पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को बंदी बनाए जाने की सजा देने में किस राज्य में है? बिहार में। मतलब बिहार में न्याय पंचायत किसी को बंदी भी बना सकती है। किसने यह विचार प्रतिपादित किया? प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, गांधी जी। याद रखिए, पंचायती राज सबसे किसके दिमाग का था? गांधी जी को बड़ा अच्छा लगता था ये सब। ठीक, संविधान के 73वें के अंतर्गत इस संशोधन में किस पर लागू नहीं होता? तो ये जरूरी है समझना। लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में स्थानीय स्वशासन कार्यरत है। 1952 में जिस सामूहिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया उसकी तकनीक सहायता कब हुई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसकी तकनीक सहायता कहाँ से मिली? अमेरिका से। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो भारत में शुरू हुआ उसकी टेक्निकल हेल्प कौन किया? अमेरिका। पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत? 6 माह में होने चाहिए चुनाव। उन्हीं में से कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है? संविधान का पंचायतों से 73, नगर पालिका से 74वां। याद रखिए, ये दोनों का अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। महिलाओं के लिए फिर देखिए सेम प्रश्न रिपीट हो गया, यूपी पीसीएस 2017 की बात है, महिलाओं से संबंधित। पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन, अच्छा पंचायत चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, ये आप अलग से लिख लीजिएगा कहीं। ठीक, और वो भी किसके अंतर्गत? 243 के। याद रखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 243 के द्वारा राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ZJ क्या है? 21 निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। सहकारी संगठन में मत देने का अधिकार किसको है? प्रत्येक सदस्य द्वारा वे ऋण सम्मिलित करते हुए अनुपात में। ये मुझे भी समझ में नहीं आया प्रश्न, इसको आप छोड़ दीजिए। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार क्या है? लिंग और जाति, ये दोनों है, याद रखिएगा। अब आ जाता है नगरीय प्रशासन या अर्बन गवर्नमेंट। संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो इससे संबंधित है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में कहाँ क्या क्या है? कहाँ नगर निगम है, कहाँ नगर पालिका परिषद है, कहाँ क्षेत्र समिति है, ये दोनों देखना होगा। जैसे झांसी क्या है? नगर निगम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, नगर निगम है झांसी। मछली शहर है नगर पंचायत। टूंडला क्या है? नगर पालिका परिषद है। सैफई क्या है? क्षेत्र समिति है। मेयर का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ये आप सभी को रट लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो सामने बने हुए हैं। जिला स्तर पर जिला नियोजन के समायोजन का दायित्व किसके पास है? याद रखिए, जिला नियोजन समिति को है। अगला, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। 74वां अधिनियम 1992। अच्छा, कुछ लोगों को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि 73वां अधिनियम 92 का है, 74वां 93 का। बिल्कुल नहीं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पेश किया गया और लागू हुआ है 93 से। ठीक, ये याद रखिए। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है? राज्यपाल। ठीक, अगला आ जाइए। नगर निकायों के उत्तरदायित्व में सम्मिलित है क्या? सड़क पर रोशनी का प्रबंध। दूसरा, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, ये भी सही। खाने के लिए स्थान की सामग्री का नियमन। जल प्रदूषण का नियंत्रण इसमें नहीं आना चाहिए। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित हुई? मद्रास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में प्रथम नगर निगम स्थापना कहाँ पे हुआ? मद्रास में। नगर, अब ये प्रश्न आज 1997 का है, लेकिन आज भी आ सकता है। स्थानीय नगर निकायों की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? संपत्ति कर होता है। अगला आ जाए, नगर निगम अधिनियम 1959 का है। अब इसमें 2 प्रश्न है, एक तो यही प्रश्न आ जाए, नगर निगम अधिनियम कब का है? 1959 का है। और कक्ष समिति द्वारा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल होता है। संविधान राज्यों में किस श्रेणियों के नगर निकायों का गठन का बंद करती है? 2, 3, 4 का मतलब नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। 3 है, 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ अगला प्रश्न एक और मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं? तो संपूर्ण नागरिक करते हैं। मेयर का चुनाव होता है, सब भाग लेते हैं। अब आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अच्छा, आने वाले समय पे, मतलब जब ये वीडियो आज खत्म हो जाएगी, मैं पॉलिटी का जो लेक्चर है वो जारी रखूँगा। लेकिन आपको ये जानना है कि किसी भी रैंडम एग्जाम को देने से पहले आप ये तीनों वीडियो को पूरा रट डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में न्यायालय निर्वाचन प्रणाली में हस्तक्षेप कर सकता है कब? याद रखिए, निर्वाचन याचिका के आधार पर। मतलब जब तक कोई उंगली ना करे तब तक
कोर्ट नहीं घुस सकता। कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता? पंचायती चुनाव का आयोग कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? ये हीरक जयंती है, ये आना नहीं है, 2013 का है, आज नहीं आएगा, ये परेशान मत होइए। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा, याद रखिएगा। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया 61-88, ये ध्यान रखिएगा, 61-88 याद रखिए। संविधान संशोधन 61-88, लेकिन लागू 89 से हुआ है। तो लागू हुआ है कि कौन सा संशोधन है, ये आपको याद रखना चाहिए। 61-88 अधिनियम है, मतलब उस समय पेश किया गया, और लागू कब से हुआ, मतलब ये संशोधन हुआ और लागू हुआ 89 से, ठीक है, आयु घटा दी गई। ठीक, अगला आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत राज्य के निर्वाचन की नियुक्ति की जाती है? 243 के, याद रखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 243 के 50 बार पूछ रखा है UPSSC में और UPPSC में भी, तो आपको इसको रट लेना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 343 के। राज्य निर्वाचन आयोग के संवैधानिक प्राधिकरण है, और दूसरा ग्रामीण निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन का निरीक्षण रहता है। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। ठीक, अगला, संसद के निर्हरताओं से संबंधित, संसद के सदस्य की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते हुए राष्ट्रपति किसकी राय प्रदान करेगा? निर्वाचन आयोग की। ठीक, किस कार्यों में से एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं? विधानमंडल का चुनाव, याद रखिएगा, विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। फिर से आप यहाँ देख लीजिए, 324 के खंड 1 के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन, नियंत्रण और संसद के चुनाव संचालन करना, ये निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया? 1989 में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना चाहिए। 16 अक्टूबर 1989 से ये 3 सदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग की पदावधि कितनी है? 6 साल या 65, जो भी रहे। ठीक, अगला, भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों के, ठीक वही जैसे भाई आप समझिए उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे जज को हटाया जाता है, कदाचार का। ठीक, अगला, संसद राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। देखो, दोनों सही हैं, लेकिन कार्यपालिका का मतलब संसद, ठीक, संसद 2/3 बहुमत पारित करती है तब जाके होता है, लेकिन दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं सही है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, याद रखिए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के लिए जारी करता है। ये सब कौन, अधिसूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके अधीन काम करता है? निर्वाचन आयोग कुल मिला के किसी के अधीन काम नहीं करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन कौन करता है? परिसीमन आयोग। कौन सी सीमा किस में आएगी? ये परिसीमन आयोग का काम है। निम्न में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य भार नहीं है? निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई आदर्श आचार, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये किस में है? उपरोक्त में से कैसा प्रावधान है? आदर्श आचार संहिता भारतीय निर्वाचन द्वारा जारी वे दिशा निर्देश है जो सभी पार्टियों को मानना पड़ता है। ठीक है, अगला, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश, ये पुराना प्रश्न है फिर भी आप इसको, 2022 का प्रश्न है, फिर भी ये आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में से किस काल के लिए? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 2025 से 26 तक के लिए है, 21 से 26 तक का। ठीक है, NK सिंह इसके वो हैं, याद रखिएगा, NK सिंह वित्त आयोग के प्रमुख हैं। ठीक, वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। आने वाले वीडियो में पॉलिटी के मैं ये सब बताऊंगा, शॉर्टेस्ट तरीका कि कौन सी संस्था संवैधानिक और कौन सी संस्था नहीं है। प्रथम वित्त आयोग का संगठित किया गया था कब? 1951 में। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग को संगठित किया गया था 1951 में। अगला आ जाइए, 15वें वित्त आयोग द्वारा करों के 36 वितरण मापदंडों में से किस मापदंड को उच्चतम भार मिला हुआ है? तो आय दूरी को मिला हुआ है। कौन भारत के पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष था? यही मैं ढूंढ रहा था, KC नियोगी, बार बार आ चुका है, याद रखिएगा। अगला, पहला, ठीक है, पहला अभिकथन है और 2 उसके क्या है? कारण। 2 अभिकथन है और 2 एक कारण है, एक दूसरे को, हाँ ठीक है, एक अभिकथन एक कारण। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक, ये अगला फिर से देखिए, दूसरा क्या है? अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की, ये देखिए, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता, वो संसद करता है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य काम क्या है? वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य का काम 280 अनुच्छेद, ये UPSC 2023 में भी यही अनुच्छेद आया है,
5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का पहला कर्तव्य संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण, जो भी पैसा आया, रेवेन्यू है, उसका वितरण। 15वें वित्त आयोग का के एन सिंह, 12वें नहीं 15वें का आपको याद करना, 15वें का एन.के. सिंह। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संसद भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है राज्यों को दिए जाने अनुदान के बारे में और राज्य एवं केंद्र के बीच करों के वितरण के बारे में। भारतीय वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये करेगा राष्ट्रपति करता है। अगला आ जाइए 14वें वित्त आयोग के बारे में कभी कभी पूछ लेता है तो वाई.वी. रेड्डी, हालांकि नहीं पूछेगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, संघीय राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था, ये तो सही बात है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुत नहीं कर सकता, ये गलत है। ठीक, तो अगला, राज्य वित्त आयोग एक क्या है? संवैधानिक संस्था है, ये रट लीजिएगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगला आ जाइए, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। वित्त आयोग का गठन किया गया है क्या संस्तुत करने के लिए? संघ राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण, दैट्स ऑल। आर्टिकल 280 यही है। कौन एक भारत के वित्त आयोग का कार्य नहीं है? योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना बनाने में सहायता करना, बिल्कुल नहीं, गलत। राजस्व का वितरण इसका मेन काम है। कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में नहीं है? बजट नाम कभी नहीं है। कैग के बारे में, कैग एक क्या है? संवैधानिक है, बिल्कुल है, इसीलिए दे रखा है। भारतीय लेखा परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन? कैग क्या काम करता है ये पहले देख लीजिए। भारतीय लेखा परीक्षण वैधता परीक्षण है। भारतीय लेखा परीक्षण विधि द्वारा नहीं अपितु कार्यालय आदेश द्वारा चलता है। लेखा परीक्षण केवल व्यय वाले पहलू तक ही सीमित है। कैग का काम पोस्टमार्टम का होता है, आगे चल के कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। भारत में निम्न में से कौन लोक बटुआ का संरक्षक माना जाता है? तो वही कैग। ठीक, भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार के स्वामित्व वाली सभी कंपनियों का ऑडिट करवाता है। कर तो खुद क्या, मतलब करेगा ही करेगा। भारत का कैग भ्रामक पदनाम है, यह केवल लेखा परीक्षण का है कार्य संपादित करता है। मैंने बोला नहीं, पोस्टमार्टम का काम है। कहाँ क्या खर्च हो रहा है स्पेस का वो नहीं, सिर्फ उसका ऑडिट करेगा ये। भारत के कैग को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए उसके तहत। और कौन सी इसकी नियुक्ति? 148 के तहत होती है। अगला, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया? 1976 में। ये एक इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कब किया गया? 76 में। 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन लेखा परीक्षण को पृथक करता है। 1976, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग को ऑडिट और अकाउंटिंग को अलग 76 में किया गया। कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। अगला आ जाइए, अब आ जाता है लोक सेवा आयोग, संघ और राज्य दोनों का। संविधान के किस अनुच्छेदों में से संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग करने का प्रावधान है? तो आर्टिकल 315 कहता है कि संघ के लिए और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। तो संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 315। ये बार बार रट लीजिए। 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना, 315 का बी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण किससे है संबंधित? 323A से। इस पे भी वीडियो मैं बना चुका हूँ पॉलिटी में। किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार। ठीक, याद रखिए, जितने भी केंद्र सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति संघीय, अगला आ जाइए, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों के उसके पद काल से पहले कौन हटा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? याद रखिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के बारे में 317 में दी गई है। ठीक, कदाचार से संबंधित कोई मामला आएगा, इतना मतलब कुल मिलाकर समझिए इतना आसान नहीं है हटाना। कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाएगा। ठीक, उसकी जांच करेगा, रिपोर्ट भेजेगा, इस आधार पर राष्ट्रपति उसको हटाएगा। संघ लोक कदाचार के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके कार्य के पहले कौन, मतलब जो भी लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग का है तो उनको कौन हटा सकता है? फिर से देख लीजिए, आर्टिकल 317 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। अगर संघ लोक सेवा आयोग है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के ऐसे आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने के आर्टिकल 145 के अधीन विविध, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति हटाएगा। बस इतना जान लीजिए, इतना आसान नहीं है, कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, इसलिए आसान नहीं है। निम्न में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संवैधानिक संगठन है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग कितने साल तक पद पर रहता है? उसका अध्यक्ष, याद रखिएगा, 6 या 65 में, जो भी कम हो। निम्न में से एक अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है? भारतीय वन सेवा बिल्कुल है। आर्थिक सेवा नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जो है
प्रशासनिक सेवा है, पुलिस सेवा है, वन सेवा है। आर्थिक सेवा कैसी, अखिल भारतीय नहीं है, सेंट्रल की सेवा है, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस नीति पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आ जाएगा, आप इसको गलत मत करिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करेगा। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति को देगा। आसान प्रश्न है, ठीक। सेंट्रल का कोई भी आदमी अपना सारा जो भी प्रतिवेदन या जो भी डेटा है या रिपोर्ट है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहाँ पे अक्सर आप देख लेंगे, ठीक है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सब पे एक सेपरेट वीडियो एक एक टॉपिक पे मैं बनाऊंगा। टोटल 7 से 8 वीडियो बनेगी और आप देखिएगा उन सबको मिला के कम से कम 2 प्रश्न आ जाएंगे। तो सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST की बात करें। किस अनुच्छेद में ST के लिए SC अनुसूचित जनजातियों मतलब ST के लिए वो है तो 338A में, याद रखिएगा 338A में अनुसूचित जनजातियों के, 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक और देख लीजिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायाधीश कर सकती है कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला, ठीक, आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है। क्या? ये जो सामने लिखा है 338A क्या कहता है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने के लिए, और 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की दशाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाएगा। 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में, याद रखिएगा। 338A किसके बारे में है? ST के बारे में। SC के बारे में अनुसूचित जातियों का उल्लेख कहाँ पे है? अनुसूचित जातियों का उल्लेख है 341 के अंतर्गत, ठीक है। अब अगला आ जाइए, अगला क्या है? महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। अच्छा, ये परेशान मत होइएगा, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। महान्यायवादी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल का है। सामान्यतः जो महाधिवक्ता पद पर आसीन व्यक्ति सरकार बदलने के साथ बदल जाता है। भाई दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या एक दूसरे की नहीं है, ठीक। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को जो वो देगा? महाधिवक्ता देगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो 165, याद रखिएगा 165। अगला आ जाइए, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 76, याद रखिए, राष्ट्रपति महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 76 165, ये मैंने रटाया है आपको आगे चल के। अगला आ जाइए, ये क्या है? ये प्रश्न, भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है। न्यायिक सलाहकार को सॉलिसिटर जनरल कहते हैं भारत सरकार के। राजभाषाएं, स्टेट लैंग्वेज, इससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे। करेंटली 22 संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। उनकी भाषाओं के बारे में मैं बता दूं कि कुछ भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन करता है? तो आर्टिकल 350 क, ये रट डालिएगा। भारतीय भाषा आयोग का, राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में खेर की अध्यक्षता में हुआ। किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया? उत्तराखंड ने दिया है। कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाता है? 343 1। फिर से, लोकल लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन देना हो तो 350 कौन सा है? अगर हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा 343A देता है। भारतीय संघ के 344 के तहत राजकीय राजभाषा आयोग का 55 में किया गया था। अनुच्छेद 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन 55 में किया गया था। ऊपर आया है, फिर आया, देखिए दोबारा, मतलब किसी के एक्सप्लेनेशन हो सकता है ये पूछ ले किसकी अध्यक्षता में किया गया? श्री बीजी खेरके में। कौन सी 3 भाषाएं हैं जो संविधान के अनुसूची 8 में 71वें संविधान से जोड़ी गई? 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई, ठीक है। अब क्या है? नीति आयोग खत्म हो गया, नीति आयोग है, सॉरी। अब आ जाता है नीति आयोग या योजना आयोग। योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के संचालन परिषद में राज्य का कौन प्रतिनिधित्व करता है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं। नीति आयोग की ये है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर होता है अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा। संचालक परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के, केंद्र शासित मतलब यूटीज के राज्यपाल, ठीक। अगला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार का सचिव। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। इसके पहले क्या था?
इसके पहले था योजना आयोग, उसको खत्म करके की गई संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव से। अगला, कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? योजना आयोग या फिर नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, ये पुराना प्रश्न है, कैबिनेट मंत्री। जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष रहता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का समकक्ष होता है। कौन सा भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब कोई नहीं, ये सारे वैसे हैं, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। भारत में एक समय के लिए योजना आयोग की अधिकतम अवकाश की थी 3 वर्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इसको 1952 में शुरू किया गया था, ये इतना आप याद रखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में आज भी आ जाता है, रिसेंटली 1 साल पहले आया है। इसका मुख्य संबंध किससे होता है? पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता है, इसलिए याद रखिएगा बस। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 52 में। मानवाधिकार के बारे में जान लीजिए, 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है। कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला, मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख स्रोत क्या है? मानव होने के नाते मानव की गरिमा। लोकपाल और लोकायुक्त, निम्न में से किस एक ने लोकायुक्त के पद के सृजन की संस्तुति की? तो याद रखिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने की। निम्न में से कौन सा एक राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं? राजस्थान। ये क्षेत्रीय परिषद के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आप पढ़िएगा जरूर। निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? महाराष्ट्र में। ये एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आयोग, ये ध्यान से सुनिएगा। इसकी मैं अलग से वीडियो शॉर्ट करके अलग वीडियो डाल दूंगा, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है, एग्जाम में एक आयोग जरूर आता है संविधान से संबंधित। काका साहेब कालेलकर आयोग किससे संबंधित है? पिछड़े वर्ग से। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संथानम समिति से हुई। अगला आ जाइए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, गोलकनाथ वाद 1967 का है। 24वां संविधान संशोधन 71 का है। केशवानंद भारती का मामला 73 का है और 42वां संविधान संशोधन 76 का है। सरकारिया आयोग की किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से सरकारिया आयोग संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को। चलिए मैं यहाँ से इस वीडियो को अलग ही कर देता हूँ, अलग हो जाएगा। अगर आप अलग से पढ़ना चाहें तो कभी अलग से बना दूंगा, वरना इसमें भी आप कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिना समय गंवाए ये देखने जा रहे हैं कि अलग अलग संविधान में अलग अलग आयोग बनाए गए अलग अलग चीज़ों को लागू करने के लिए। तो उसी की शुरुआत मैं करता हूं। सबसे पहला आयोग है कालेलकर साहब आयोग। कालेलकर साहब आयोग किससे संबंधित है? पिछड़े वर्ग से संबंधित है। फिर आ जाइए केंद्रीय सतर्कता आयोग किससे संबंधित है? संतानम समिति से संबंधित है। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा आयोग में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग संबंधित किससे है? तो संघ राज्य संबंधों से। देख लीजिए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। 1983 में बिठाया गया था, याद रखिए, सरकारिया आयोग। संविधान की समीक्षा है तो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेंकट चलैया। कौन प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे? तो कालेलकर। ये ऑलरेडी प्रश्न मैं बता चुका हूँ, आ चुका है दोबारा। अगला यहाँ देख लीजिए, निम्न में से किसमें उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति के लिए विधायिका के लिए मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा किसमें की गई? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत। अच्छा, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये आपको याद रखना है। एक ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 का है। सतर्कता आयोग है 1964 का। भ्रष्टाचार निरोधक 88, प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट 1956 में बनाया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? कोई नहीं, सतर्कता आयोग संवैधानिक संस्था ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अब अच्छा पॉलिटिकल डायनेमिक्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित प्रश्न आप जान लीजिए। ये वीडियो यहीं पे आज पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा कंप्लीट पॉलिटी, इससे बाहर कुछ नहीं है। राजनीतिक दलों का गठन, भारतीय जनता पार्टी वामपंथी दलों दोनों के समर्थन से कौन एक भारत का प्रधानमंत्री बना? तो पीपी सिंह बने। निम्न में से उच्च न्यायालय में यह ऐतिहासिक निर्णय कब दिया कि राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित बंद असंवैधानिक गैर कानूनी है? तो ये केरल हाईकोर्ट ने कहा। ठीक, अगला राजनीतिक दलों पर उनकी कालक्रम, मतलब जो राजनीतिक दल है कब बने, उनके कालानुसार एडजस्ट करिए, बार बार आ चुका है, याद रखिए। सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी 1982 की है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी। समाजवादी पार्टी 92 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 98 में। ठीक है, अब क्या है, ये और चीज़ें तो छोड़ दीजिए, और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना होता है। आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित कर रखा है। सही दोनों हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बात आचार संहिता की है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, कौन सा एक दल ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो लाइन है,
ये प्रश्न बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसको लेके चला रहा था। कोई भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल कब घोषित किया जाता है? आपको पता है केजरीवाल जी की पार्टी को राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया गया है, इसलिए ज़रूरी है जानना कि राष्ट्रीय दल कोई भी पार्टी को कब दर्जा दिया जाता है। इसके 3 ऑप्शन है। पहला, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब प्राप्त होता है? पहला, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता हो। फिर से, लोकसभा चाहे विधानसभा के आम चुनावों में 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध मतों का 6 या 6 से अधिक प्रतिशत प्राप्त करता हो, साथ ही वह किसी राज्य में लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता हो। मतलब 4 से ज़्यादा राज्यों में 6% मत हो और वैध मत हो, ठीक है, 6% से ज़्यादा वैध मत हो और किन्हीं एक राज्य में लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता हो। दल, दूसरा ऑप्शन ये भी होना जरूरी है, यह दल लोकसभा में 2% स्थान जीते तथा ये सदस्य अलग अलग राज्य से चुने जाते हों। यदि दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता हो, मतलब 4 स्टेट में फैला हो कुल मिला के। निम्न में से कौन सा एक दल राजनीतिक दल राष्ट्रीय नहीं है? ये बहुत ज़रूरी है, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी, भारतीय मार्क्सवादी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, एनपीपी और इस समय कौन सी है? केजरीवाल जी की पार्टी। भारत में स्थायी दल व्यवस्था नहीं है, ठीक, ये सही बात है। भारत में अनेक राजनीतिक दल है, ये भी सही बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, दोनों चीज़ें सही हैं। कौन सा दल प्रणाली प्रचलित है? बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है भारत में। जैसे और जगह क्या होता है जहाँ सिर्फ 2 ही हैं, यूएस में 2 पार्टियाँ हैं, उन्हीं के थ्रू आपको जीतना पड़ेगा, ठीक। अगला आ जाइए, दल बदल कानून। दल बदल कानून के बारे में जो सबसे ज़रूरी है वो ये है, यहाँ पे देख लीजिए, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में है, इसलिए हम बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट में इसी तरीके से हो सकता है। दल बदल कानून की चर्चा की गई है संविधान की 10वीं अनुसूची में, और किसके तहत जोड़ा गया? 92 संविधान संशोधन 85 के तहत। याद रखिए, बस और कुछ नहीं आता। दल बदल के बारे में क्या आएगा? 1985 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन किया गया, और किस अनुसूची में है? अनुसूची 10 में है दल बदल के बारे में। अब मिसलेनियस प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, तो आइए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। भाई जो जो सही रहेगा उसी को पढ़ेंगे, ज़बरदस्ती का नहीं। यहाँ देखिए, ये नौकरशाही का कौन सा मॉडल इस समय भारत में विद्यमान है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको जानना चाहिए। अर्ध राजनीतिक, राजनीति से मतलब भारत में किसी भी डिवीज़न में देख लीजिए, जैसे रक्षा मंत्रालय, तो ऊपर रक्षा मंत्री और उसके नीचे है रक्षा सचिव, ऐसा है, समझ लेना ना। ऊपर क्या है? राजनीतिक का आदमी है, उसके नीचे उसकी सहायता के लिए बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी, इसलिए भारत में अर्ध राजनीतिक नौकरशाही है, ये आपको समझना चाहिए। निम्न में से देश की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहला कौन सा है? विश्व की किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये था सिरिमारो भंडारनायके, श्रीलंका में थी। मतलब पूरी दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में। संसद के द्वारा पंचायत कानून का कब एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज? ये 1996 का है, ठीक है। और कुछ मैं बता दूं, ये तो विधानसभा लोकसभा की सीटें, एक ये जान लीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है। पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 21 साल, राज्य विधानसभा के लिए 25 साल, विधान परिषद के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल चुनाव लड़ने के लिए, और भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए 35 साल। अगला आ जाइए, लास्ट में हल्का सा वो हो जा रहा है, ठीक है। बाकी का और क्या है? और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है एक ये इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, ये आपको याद रखना चाहिए। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 का है, ये आ सकता है और आएगा एग्जाम में, और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 का। अच्छा देखिए, इस सब प्रश्नों को हम लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन जब ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ेंगे ना, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला दल बदल में क्या 52वां संविधान संशोधन 1985 का संशोधन है, और उसके तहत अनुसूची बनाई गई, मतलब उसके तहत 10वीं अनुसूची संबंधित है। ये प्रश्न आएगा दल बदल से संबंधित। इससे संबंधित क्या प्रश्न है? भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 का है, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का है, शाही पद अधिनियम 1876 का है, ठीक। एक और कौन से संबंधित अनुच्छेद है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपॉइंटमेंट 124, निर्वाचन आयोग 324, वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग 215, ठीक है। एनआरआई का पूरा तरीका क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है, ठीक है। एनसीटीसी का पूरा नाम बताइए। एनसीटीसी का मतलब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ये भी आपको रट लेना चाहिए। और क्या आ सकता है? कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं? शक्तियों का केंद्रीकरण। सहभागी मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब
संघ सबके साथ मिलके काम करे, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिसेंट्रलाइज कर दे, तो इसका यही अर्थ होता है। ठीक है, बाकी का देखिए, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा गया। संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है, कहाँ क्या, मिनर्वा मिल्स में कहा गया। मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का ये कहाँ गया, केशवानंद भारती के केस में कहा गया। और आ जाइए, भारतीय राज्य व्यवस्था में से कौन सर्वोच्च है, सबसे सर्वोच्च है संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान है। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन थे, अमर्त्य सेन। द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक धवन जी थे। संवैधानिकेतर अधिकार का क्या मतलब है, वह शक्ति जो संविधान के सम्मत नहीं है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, 2008 का। बंधुआ मजदूर अधिनियम किस समय पारित हुआ था, देख लीजिए, बंधुआ मजदूर, ये थोड़ा सा मुझे भी याद नहीं है। बंधुआ मजदूर अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 को प्रभावी हुआ। 76 का अधिनियम है, याद रखिए, सॉरी गड़बड़ है। बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में पारित हुआ, लेकिन इसको लागू कब से कर दिया गया था, 75 से। भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, ये बता चुका, संविधान। अगला आ जाइए, द नेहरूज, मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, BR नंदा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि पुस्तक बिल्कुल आती है, बार बार आ जाती है, सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन पुस्तक के नरेंद्र देव। ठीक है, अगला जी, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम ये हुआ, ये 1954 में हुआ। निम्न में से किसमें 1967 से 71 के बीच अधिकतम गठबंधन सरकारों बनाने का रिकॉर्ड है, बिहार में सबसे ज़्यादा गठबंधन सरकारें बनी। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा, मतलब किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का पहला न्यायाधीश, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2009 का है। किसी भी उच्च या उच्चतम न्यायालय का पहला ऐसा न्यायाधीश जिसने स्वेच्छा से अपनी परिसंपत्ति का उजागर किया, वो थे कन्नन। क्या है, कन्नन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यवधि कितना, 9 साल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पे पैदा हुई, अमेरिका। ठीक है, और क्या है, और एक प्रश्न, राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, इन तीनों का नियंत्रण नहीं होता। भारत का कैग संघ के साथ साथ राज्यों के लेखों पर नियंत्रण करता है। ठीक है, ये गड़बड़ ना होना चाहिए। एक ये है, बहुत ज़रूरी है, इस प्रश्न को मैं पहले पढ़ लूँ। निम्न में से कौन आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित हैं, यहाँ से ध्यान से सुन लीजिए। ये है श्वेत पत्र, भारत से संबंधित है। भारत की सरकारी रिपोर्टों को श्वेत पत्र में प्रकाशित किया जाता है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड की गवर्नमेंट से संबंधित है। येलो बुक फ्रांस की, ब्लू बुक ब्रिटिश की, ग्रे बुक बेल्जियम की, ग्रीन बुक इटली ईरान की। जॉइंट पेपर 2 से अधिक सरकारों का संयुक्त दस्तावेज। ये प्रश्न आपने इसके पहले नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये प्रश्न आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इसको रट लीजिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए। कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है, सभी, ये जितने दे रखे हैं सभी। राज्यों के वित्तीय लेखों पर बता चुका मैं किसका अधिकार होता है। ठीक है, अगला, ये सब हो चुका है। अगला, कठोर संविधान वह है जिसमें संविधान विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है, मतलब जिसमें संशोधन आसान ना हो, मार्क खत्म, खूना कच्चर हो जाए उसमें। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान कैसा है, ना ही कठोर ना लचीला, मीडियम साइज का है। ठीक है, और क्या है प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अब तक नहीं किया गया, आर्टिकल 360 का, मतलब भारत में वित्तीय आपात अब तक नहीं लागू हुआ है। कौन सा प्रशासनिक तंत्र से संबंधित है, पॉल एपिलबी रिपोर्ट। अगला, किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सीम्स इंडिपेंडेंस नामक बुक लिखी, पॉल ब्रॉस। एक और जान लीजिए, आर्टिकल 61 महाभियोग राष्ट्रपति पर। 67 ख, ये एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। लास्ट में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बड़ी ज़रूरी है, मिसलेनियस से अक्सर घुमा फिरा के प्रश्न रिपीट होते हैं। स्पीकर को हटाया जाता है आर्टिकल 94 से, यही आएगा एग्जाम में। आप इसको मजाक में लेंगे और आप फिर गलत करेंगे, ये भी मेरी गारंटी है। कुछ लोग सीरियस लेंगे और वो जरूर सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 90 क्या कहता है, उपसभापति को, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। एक और देखिए, काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच के प्रमुख कौन है, MB शाह समिति। मतदान का अधिकार हमारे संविधान किस अध्याय से संबंधित है, निर्वाचन वाले अध्याय से। इसी प्रकार से 1108 प्रश्न पूरे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी देर अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो, नहीं सुन रहे हैं तो सुनिए, इससे नुकसान आपका है। 1100 प्रश्न हैं पॉलिटी में। अब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ और आप ये याद भी रखिएगा, देखिएगा, और आप, ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे स्टूडेंट होने के नाते। अब आप किसी भी परीक्षा को उठा के देख लीजिए, उसका 80 से 90% अगर पॉलिटी का प्रश्न यहीं से, या तो प्रश्न से या इसकी व्याख्या से संबंधित होगा, ये गारंटी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। अच्छा, पॉलिटी की क्लासेस खत्म नहीं है, कल से डेली पॉलिटी की क्लासेस लागू हैं, चालू हैं। शाम को 7 बजे पॉलिटी खत्म हो जाएगा एक आध हफ्ते में। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ये 3 वीडियो ज़रूर देखिएगा।
इसके अलावा लक्ष्मीकांत का पूरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो दूसरा प्लेलिस्ट है। इन तीनों वीडियो को मैं एक अलग प्लेलिस्ट 30 साल के पेपर वाले में डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं अलग अलग सब्जेक्टों के 30 साल के पेपर को एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बस एग्जाम के पहले उनको पढ़ के जाइएगा और आपके बहुत प्रश्न सही होंगे। थैंक यू सो मच।